अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटा हमने पहले इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी सेकंड ऑर्डर में पढ़ी है। अब अगर हम इसको फर्दर लेके चलें या जनरलाइज करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि आपके पास फर्दर जो बनेगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, यानी एन ऑर्डर में आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा ऑफ कोर्स। तो उसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में उसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी। अब अगर हम इस जनरल फॉर्म को फर्दर देखें, सॉल्व करें तो इसको उसी तरह से इसको हम होमोजीनियस टाइप में लेके आएंगे। इसको हम होमोजीनियस कहेंगे, इसको नॉन होमोजीनियस कहेंगे, सेम उसी वे से कि फॉर एग्जांपल कि अगर राइट साइड की वैल्यू ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो फिर वो बन जाएगी होमोजीनियस, अगर नॉन ज़ीरो है तो वो फिर बनेगी नॉन होमोजीनियस। तो उसी बेस पे इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन हो जाएगी फॉर, यानी इसमें थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो जितना डेरिवेटिव उतने ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर nth ऑर्डर की इक्वेशन है, जैसे हमने सेम सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में पढ़ा है, तो उसी तरह उसको हम बेसिकली जनरलाइज फॉर्म में करना चाह रहे हैं। तो उसी तरह हम कहेंगे कि ये उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर nth ऑर्डर है तो उसके nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, तो और उसके nth डेरिवेटिव तक वो जो अगर हम उस इक्वेशन में पुट करें ओरिजिनल में, तो पुट करने के बाद उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर उसको सेटिस्फाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे दैट फॉर्म द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने शो करना है कि ये वाला जो सोल्यूशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन कब हो सकता है कि अगर ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है तो इसका 3 डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें और वो उसमें हम पुट करें, पुट करने के बाद आपके पास इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करें। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो सोल्यूशन है इसके 3 डेरिवेटिव लेते हैं, वो तीनों डेरिवेटिव लेके फिर इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम देखते हैं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। चूंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इट मीन्स कि जो आपके पास इस इक्वेशन का वो सोल्यूशन है। अब सिमिलरली चूंकि हमने nth ऑर्डर इक्वेशन पढ़ी है तो हम उसी तरह से हम इसमें nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। सेम एक nth ऑर्डर अगर इक्वेशन है और उसकी यानी nth ऑर्डर n-1 ऑर्डर की आपके पास उस एक ही पॉइंट पे कंडीशंस गिवन है, तो एक ही चूंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो एक ही पॉइंट पे कंडीशन गिवन होती है, उसको हम कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब अगर हमने उसी तरह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम पुट करेंगे इक्वेशन में आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्स नॉट पे वैल्यूज गिवन है, 1 बाय 1 सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सारी की सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जितने भी कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व आगे, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है तो आपको 3 कंडीशंस गिवन होंगी। तीनों कंडीशन से आपके पास फॉर एग्जांपल थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, 3 कंडीशन गिवन होंगी और चूंकि 3 कंडीशन गिवन होंगी तो तीन ही कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे। चूंकि 3 कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो तीनों कांस्टेंट्स का आप एक एक कंडीशन पुट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। वो जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हमने nth ऑर्डर इक्वेशन को अगर हमने ऑपरेटर नोटेशन में लिखना हो तो हम dy बाई डी एक्स को कैपिटल डी ऑफ वाई सपोज करते हैं। इसको फर्दर इलेबोरेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में कैपिटल डी की फॉर्म में आंसर आ जाएंगे। तो इन दिस वे आपके पास ऑपरेटर नोटेशन की फॉर्म में भी आंसर आ जाएगा। अब लीनियर ऑपरेटर इन केस ऑफ हमने लीनियर ऑपरेटर बेसिकली बेसिक कंडीशन वही है, हम बेसिक कंडीशन को उसको फर्दर फिर लेके चल रहे हैं कि वही बेसिक कंडीशन अगर हम nth ऑर्डर में बात करें तो वो इस फॉर्म में अगर कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होके बाहर आ जाएंगे तो आपके पास जो ऑपरेटर होगा उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। अब फॉर एग्जांपल उसी तरह से हमने अगर प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एफ ऑफ डी एक लीनियर ऑपरेटर इस तरह से डिफाइन है, इसको हमने प्रूव करना है तो वो इस पे अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन पे अप्लाई करने के बाद इसको फर्दर इलेबोरेट करने के बाद अगर C1 C2 यानी जो भी कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स बिफोर द दैट फंक्शन आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। सिमिलरली उसी तरह से हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिफाइन किया है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बनेगा कि सेम यानी आपके पास अगर एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू 0 ये डिफरेंशियल इक्वेशन है,
nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू c1 एंड अप टू cn yn ऑफ x, इसमें ये सारे के सारे सी आईज कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सेम उसी तरह से आपने जैसे सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए डिफाइन किया था, उसी को हमने फर्दर एक्सपेंड करके आपने इक्वेशन फर्दर nth ऑर्डर के लिए डिफाइन कर दिया। अब सिमिलरली जैसे आपने सेकंड ऑर्डर में डिफाइन किया था, सिमिलरली उसी तरह से आपने डिफाइन यहाँ पे करते हैं कि हायर ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद जिसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हो। सिमिलरली वही जैसे सेकंड ऑर्डर थी, इसी तरह nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, चूंकि होमोजेनियस है तो होमोजेनियस में राइट साइड 0 होगी, तो आपने फर्दर वही जैसे सोल्यूशन था वही सोल्यूशन सपोज किया, उसको फर्दर चेक किया, तो आपके पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। nth इसमें n रूट्स आएंगी और उन रूट्स के बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि जो सोल्यूशन है वो किस फॉर्म में है। अब नेचर ऑफ रूट्स सेम उसी तरह से, यानी उसमें 3 केसेस बनेंगे, यानी अगर रियल और डिस्टिंक्ट हैं, अगर रियल और रिपीटेड हैं, अगर कॉम्प्लेक्स हैं। अब वही हम तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो फिर आपके पास चूंकि डिस्टिंक्ट होंगे तो जो m की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, तो आपके पास जो सारे के सारे सोल्यूशन होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे। तो आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं कि आपका जनरल सोल्यूशन इस तरह का होगा। फॉर इसके यहाँ पे एग्जांपल भी आपके पास थर्ड ऑर्डर इक्वेशन गिवन है, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन के बेस पे आप उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास वैल्यूज आ गई 1 2 और -2, तो उसके बेस पे आप कह देते हैं कि ये आपके पास उसका जनरल सोल्यूशन। अब सेकंड क्या है कि अगर रूट्स रियल हों और रिपीटेड हों, अगर रूट्स रियल हों और रिपीटेड होंगी तो आपके पास सारी की सारी रूट्स इक्वल होंगी। अगर इक्वल होंगे तो आपके पास वो जो सोल्यूशन बनेगा वो बेसिकली डिपेंडेंट सोल्यूशन होगा, ना कि इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। तो उसकी मदद से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो आपके पास सॉल्व करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, जो बेसिक मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और इंटीग्रेशन यूज़ करते हुए, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हुए, आपके पास ये इस तरह से इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इस जनरल सोल्यूशन में आप वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे अगेन उसी तरह से ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन गिवन है, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन का आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन गई। अब इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आपके पास यहाँ से डी की वैल्यूज आ गई, ये यू कैन से के रूट्स आ गई। चूंकि थर्ड ऑर्डर है तो तीन वैल्यूज आएंगी और इसका आपके पास जनरल सोल्यूशन इस फॉर्म में था, तो जनरल सोल्यूशन में आपने वैल्यूज पुट की, तो वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसकी जो थर्ड केस बनता है, थर्ड केस क्या है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जब हों, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स जब होंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा उस फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में ए ई पावर ए प्लस एटा बी एक्स बी ई पावर ए माइनस है, चूंकि कॉम्प्लेक्स होंगी और तो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगी। तो आपके पास अगर इसको फर्दर इसमें वैल्यूज पुट करें, इसको एलेबोरेट करें, आयलर फार्मूला अप्लाई करें, तो सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास ये आपके पास ई पावर ए एक्स इंटू C1 cos बी एक्स प्लस C2 sin बी एक्स, ये आपके पास जनरल सोल्यूशन बन गया। और यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, और C2 की वैल्यू क्या है, एटा इंटू ए माइनस बी। ये आपके पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे, आपके पास अगर थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है कि डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 8y इज इक्वल टू 0, इसकी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट्स निकालनी, तो आपके पास ये रूट्स आ गई, ये आपने जनरल फार्मूला में पुट किए। आफ्टर पुटिंग इन जनरल फार्मूला आपके पास यहाँ पे ये जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इसका एक और केस बन सकता है कि अगर आपके पास जो रूट्स आ रही हैं कॉम्प्लेक्स ही हैं लेकिन वो रिपीटेड हैं। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड होंगे तो आप सेम उसी तरह से फार्मूला में पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास ये जनरल सोल्यूशन इस फॉर्म में बनेगा। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन बन गया, इसमें C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज यहाँ पर डिफाइंड है कि वो किस तरह से हैं। इसके एग्जाम्पल गिवन है कि अगर आपके पास उसी तरह से ये एग्जाम्पल है, इसके हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसकी आपने रूट्स फाइंड आउट की, तो आपके पास रिपीटेड आई। तो जो कि रूट्स रिपीटेड हैं तो आप ये वाले फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन बन जाएगा।
अब नेक्स्ट क्या है कि इन्वर्स ऑपरेटर क्या होता है। जैसे हमने सिंपल ऑपरेटर डिफाइन किया था, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इन्वर्स ऑपरेटर क्या होता है। कि 1/d बेसिकली क्या है, डी बेसिकली क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो 1/d क्या बन जाएगा, चूंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, तो ये आपके पास 1/d बन जाएगा इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन को शो करेगा। तो अगर आपके पास तो हम फॉर एग्जांपल एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, अगर आपके पास इस तरह से इक्वेशन है तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वाई इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू क्यू। तो हम ये 1/f ऑफ डी जो बनेगा बेसिकली इसको हम कहेंगे दिस इज इनवर्स ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ डी, चूंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। अब फर्दर इसमें हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रूव करना है 1/d इंटू क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डी ऑफ एक्स, तो हम सपोज करते हैं 1/d इंटू क्यू इज इक्वल टू जी। इसको हमने दोनों साइड्स पे ऑपरेट किया है, इसको फर्दर इंटीग्रेट, सिंपल इंटीग्रेशन है, अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह अगर ये देखेंगे इसमें भी आपने सिंपल ऑपरेटर अप्लाई किया, इंटीग्रेशन परफॉर्म की, तो आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपने डिफाइन किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। अब अगर आपके पास y इक्वल टू वाई सी ऑफ एक्स आपके पास जनरल सोल्यूशन है किसी कॉम्प्लीमेंट्री या रिड्यूस्ड इक्वेशन का, तो हम वही वाई सी ऑफ एक्स जो बेसिकली होगा इसको हम कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, वो जो भी गिवन इक्वेशन है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन वाई एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, आपके पास ये इक्वेशन है, तो इसका अगर हम इस तरह से फाइंड आउट करें 1/f ऑफ डी इंटू क्यू, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे फर्दर आपके पास है कि आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह से ये डिफरेंशियल एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू कोई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के क्यू की वैल्यूज होंगे, और उसी क्यू की वैल्यूज के बेस पे हम डिफरेंट टाइप के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स होंगे। अब इसमें बेसिकली 5 केसेस बनते हैं कि फर्स्ट केस क्या है कि क्यू इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स, सेकेंड केस क्या है क्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स, थर्ड केस क्यू इज इक्वल टू एक्स पावर एम, फोर्थ केस क्यू इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स बी, एंड फिफ्थ इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू एक्स बी। तो अब ये सारे के सारे डिफरेंट केसेस हैं, हम इन डिफरेंट केसेस के लिए आप पर्टिकुलर इंटीग्रल के डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे सॉल्व की हुई हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास केस 1 क्या है कि अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल जब कि क्यू की वैल्यू ई पावर ए एक्स की फॉर्म में है, अगर ई पावर ए एक्स की फॉर्म में है तो अब फर्दर हम इसमें वाई की जगह यानी क्यू की जगह पे ई पावर ए एक्स पुट करेंगे, इसको फर्दर इलेबोरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आप फॉर एग्जांपल आपके पास ये बन गया एफ ऑफ ए इंटू ई पावर ए एक्स। तो ये आपके पास इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल्स भी गिवन है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह से इक्वेशन है तो इसको अगर आपने सॉल्व करके पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका फेलर यानी केस ऑफ फेलर भी यहाँ पे डिफाइन है कि ये कब फेल हो सकता है कि जब एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है, तो आपके पास जो यहाँ पे आपने डिफाइन किया है ये वाले इसमें यानी जो ये वाला केस चूँकि एफ ऑफ ए डिनोमिनेटर में अगर इसकी वैल्यू 0 होगा तो ये फेल हो जाएगा। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है कि फॉर एग्जांपल ये उसी तरह फर्स्ट केस की एग्जांपल्स चल रही हैं। अगर सेकंड केस क्या है कि अगर q इज इक्वल टू साइन ए एक्स हो या q इज इक्वल टू कॉज ए एक्स हो, तो फिर इन दिस केस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली आप वही इक्वेशन है उसमें एफ ऑफ डी स्क्वायर 1/f(d) स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स इसमें वैल्यू पुट करें, इसको फर्दर इलेबोरेट करेंगे तो आपके पास यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। वही पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फिर आप यूज़ करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है इनमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यूज़ की गई है। अब वो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यूज़ करके फिर आपके पास डिफरेंट, अब इसमें भी केस ऑफ फेलर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो फाइंड आउट किया उसमें एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर बेसिकली इन डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू जब इक्वल टू 0 होगी तो ये आपके पास ये वाला केस फेल हो जाएगा। इसी तरह इसमें फर्दर वो साइन और कॉस की फॉर्म में है, तो इसी तरह इसमें फर्दर केस भी प्रूफ किए हुए हैं। अब अगर हम इसका नेक्स्ट केस देखें, केस 3 जब q की वैल्यू x की पावर m की फॉर्म में हो,
तो फिर आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू उसी फंक्शन में, उसी जो आपके पास जनरल इक्वेशन बन रही है उसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो आंसर आएंगे, पुट करने के बाद बेसिकली आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। वो फर्दर आप एक सोल्यूशन में एग्जांपल्स में इलेबोरेट कर सकते हैं। इसी तरह जब आपके पास q की वैल्यू e पावर ax भी इस फॉर्म में हो तो फिर आप वही इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यू कैन डिफाइन वही ये वाली फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू आ गई। अब यही जो डिफाइंड एफ ऑफ डी ई पावर ए एक्स 1/f(d + a × v), ये वैल्यू आप एग्जांपल्स में पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन्हीं इक्वेशन को फर्दर हम अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ डी इन y = q। हम इसको नेक्स्ट